नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है और जिसमें देश भर से श्रद्धालु हजारों की किलोमीटर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लाकर अपने गांव, शहर या मोहल्ले में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम सैनी ने आगे यह भी कहा कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई शरारती तत्व इस श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। देखिए, एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से माँ गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहाँ पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं। और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े और जनहितकारी फैसलों की सराहना अब पूरे देश भर में हो रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी को बधाई देता हूं कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। मैं बधाई भी देना चाहूँगा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन से जुड़े हुए हैं और जो उत्तराखंड को एक विकास की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिशा देने का काम गति से कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और हर जन को साथ लेकर के नई नई योजनाएं, नए नए इंसेंटिव युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी दिन रात वो इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज हमें भी इस बात का गर्व है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। नैनीताल जिले में भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा देहरादून द्वारा 21 जुलाई 2025 को भारी से अत्यंत बारिश की चेतावनी जारी की गई है और जिसमें कि आपको बताते चले कि चेतावनी को जारी करते हुए रेड अलर्ट को भी जारी किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आदेश को जारी करते हुए जिले के सभी शासकीय और अशासकीय के साथ साथ निजी विद्यालयों और समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि यह कदम विद्यार्थियों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि मौसम की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता बरतें। तो आपको बता दें कि लगातार मौसम का विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है और जिसमें उत्तराखंड में जिले भर में कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट को जारी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि आज मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें कि आपको बता दें कि डीएम के आदेशानुसार एक दिन के अवकाश की घोषणा की गई है, जिसमें आपको बताते चले कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में एक दिन के अवकाश को घोषित किया गया है और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज के अवकाश को घोषित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर इस समय जारी है। जिले भर में कई जिलों में रेड अलर्ट को जारी किया गया है और जहां पर बारिश के दौर को देखते हुए आज के लिए डीएम वंदना सिंह के आदेश पर एक दिन का अवकाश जारी किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस समय
उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है, तो लगातार बारिश का दौर जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की भी घटनाएं लगातार हो रही हैं और जिस पर प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ सतर्कता बनाए हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से अपील भी की गई है कि जो भी यात्री हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो सावधानी बरतें। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। तो हितेश, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट को जारी किया गया है और आज एक दिन का अवकाश भी घोषित किया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में मानसून विभाग ने एक बार फिर अपना रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में जो जिलाधिकारी है उन्होंने एक दिन का अवकाश यहाँ पर घोषित किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बेहिसाब बारिश इस बार देखने को मिल रही है और एक बार फिर यहाँ पर लैंडस्लाइड्स और भूस्खलन जैसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो मीटिंग है वो लगातार जारी है। आपदा प्रबंधन भी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है और लगातार मुख्यमंत्री भी आपदा प्रबंधन को निर्देश कर रहे हैं कि कोई ऐसी घटनाएं ना हो, इसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंतजाम है वो पुख्ता किया जाए। बिल्कुल हितेश, अगर बीते साल की बात की जाए तो इस साल जो है लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और कई ज्यादा संख्या में घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। प्रशासन को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है की गई हैं? जी बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मानसून हर वर्ष आता है और लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में इस बार एक बार फिर 3 से 4 दिन का जो मानसून है वो भारी बारिश का दिखाया गया और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है वो भी लगातार बता रहा है कि जो स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो करने में ही फायदा है और लगातार जो जिलाधिकारी है वो भी स्कूलों की छुट्टी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो तैयारियाँ हैं, अधिकारियों की जो तैयारियाँ, वो समीक्षा बैठकें हैं उसका दौर भी जारी है। लगातार प्रदेश स्तर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लगातार जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं और एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो जिले स्तर पर लगे हुए हैं। मतलब जहाँ लैंडस्लाइड जोन है या फिर भूस्खलन के जो जोन है, जिस तरीके की चारधाम यात्रा यहाँ पे चल रही है, तो उस लिहाज से भी जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी बिल्कुल हितेश, आज की बात की जाए तो आज कहाँ कहाँ बारिश का जो है भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के कई ऐसे ज़िले हैं, देहरादून की बात करें क्योंकि देहरादून में पूरी रात से और सुबह के 9 बजे तक झमाझम बारिश हुई, भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। इसी लिहाज से जिलाधिकारी सविन बंसल ने यहाँ पर छुट्टी घोषित की है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो बागेश्वर की बात करें या फिर हम चमोली की बात करें या जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी बारिश यहाँ पर देखने को, गढ़वाल मंडल में खास तौर पर बारिश देखी जा रही है। तो इसी लिहाज से जो मौसम विभाग है उसने अपना रेड अलर्ट घोषित किया है और उसी लिहाज से यहाँ पर जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, मतलब पूरा आपदा प्रबंध पूरे गढ़वाल मंडल में पूरा यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। ठीक है हितेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां खंकल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों का जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। आपको बताते चले कि बारिश और सावन की फुहारों के बीच श्रद्धालु सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे। मान्यता है कि सावन के माह में भगवान शिव कंखल में ही निवास करते हैं और जिसे उनके ससुराल और माता सती का मायका भी माना जाता है और इसी आस्था के चलते देश भर से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांवड़ मेले के चलते बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने भी मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और जहां पर दर्शन का लाभ भी लगातार दर्शनार्थियों की ओर से लिया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन में यहां आकर भोलेनाथ के दर्शन करना बेहद पुण्यकारी और आत्मिक शांति देने वाला होता है। तो लगातार हमारे साथ हितेश त्यागी जुड़े हुए हैं। तो हितेश, आज सावन का दूसरा सोमवार है और लगातार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हितेश जी बिल्कुल देखिए, वास्तव में जिस तरीके से सावन का जो दूसरा सोमवार हो और ऐसे में अगर हम कांवड़ यात्रा की बात करें या फिर मंदिरों की बात करें, क्योंकि कांवड़ यात्री हरिद्वार में लबालब तरीके से पहुंच रहे हैं। देश दुनिया से अन्य प्रदेशों से जो कांवड़ियों का जो रुख है वो हरिद्वार के, और हरिद्वार में जिस तरीके से कांवड़िया इकट्ठा हुआ है, या हम वहाँ के जो बैरागी कैंप की बात करें वहाँ पर लगातार डाक कांवड़ की जो स्थिति है वो बहुत ही पेचीदा बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन और शासन के लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ पूर्ण हो जाती हैं।
और ऐसे में जिस तरीके से दूसरा सोमवार है तो वहाँ पर भी मंदिरों में लगातार भक्तों का, कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उन्होंने भी दुरुस्त कर ली है और अतिरिक्त जो कंपनियां हैं अर्धसैनिक बल की वह भी तैनात कर दी गई है। अगर हम नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ की तरफ भी कांवड़िए लगातार रुक कर रहे हैं, वहाँ पर भी लगातार शासन प्रशासन अपना नजर बना है, क्योंकि लैंडस्लाइड जोन नीलकंठ क्षेत्र माना जाता है, तो उसी लिहाज से वहाँ पर भी शासन प्रशासन पूरी सख्ती बरते हुए हैं। जी बिल्कुल हितेश, जिस तरीके से इस समय कांवड़ी यात्रा भी चल रही है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, तो वहीं हुड़दंग की भी कई तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से जिस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, कहीं कहीं समस्याएं ऐसी हो जाती है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो उन सब के लिए प्रशासन जो है किस तरीके से रुख अपनाता है, किस तरीके की उनके लिए तैयारियां? देखिए, अगर हम कांवड़ यात्रा में हुड़दंग की बात करें तो हुड़दंग एकदम से नहीं होता है, उसके लिए भी कई ऐसे तरीके होते हैं जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन पुलिस की अगर हम बात करें, बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये सब चीज़ें हो जाती हैं और उन चीज़ों का सामना करना, उन चीज़ों को निपटाना तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय हो जाता है, क्योंकि आस्था का विषय, सनातन का मामला है। तो कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा है और जो हुड़दंगियों का जो मामला है उसे बहुत ही मतलब इजी तरीके से पुलिस प्रशासन इसको मैनेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा सही तरीके से समापन हो, सही तरीके से समाप्ति हो, शिवरात्रि तक कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के बहुत ही चैलेंजिंग विषय है। जी ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा चल रही है और ये सुंदर तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें मंदिरों में भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और जिस पर हर कोई भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों की ओर बढ़ रहा है। अब खबर लक्सर से है, जहां पर शरारती तत्व के ऊपर पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। जी हां, आपको बता दें कि इसका नजारा शनिवार की देर रात उस समय देखने को मिला जब आधा दर्जन से अधिक बाइकों पर सवार युवकों ने कस्बे के सिमली मोहल्ले में पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों के घर से जो है बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बाइक सवार युवक गाली गलौज कर हवा में फायरिंग करते हुए भी नजर आए। तो वहीं गोली चलाते ने से जो है मोहल्ले में पूरे तरीके से दहशत फैल गई है और जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही युवक मौके से फरार हो चुके थे। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है और इस तरह खुलेआम फायरिंग किए जाने के मामले से कानून व्यवस्था पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दहशत तो आप देख सकते हैं कि कितने सब लोग अपने घरों से बाहर हैं और सब यहाँ भीड़ जमा हुई है और बच्चे भी डरे हैं। दहशत तो है ही है, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो दहशत तो रहती है। लोग गर्मी का मौसम है, बाहर भी बैठे, अपने घर के बाहर भी बैठे, किसी को लग जाती। उन्होंने यहाँ से फायर करना शुरू किया तिराहे से और आगे तक फायर करते चले गए। और ये बता रहे सुशील जी कि पीछे भी उन्होंने फायर किए हैं। इधर से आ रहा था तो मैंने यहाँ जमा भी लोगों को देखा तो मैंने जानकारी ली, तो जब पता चला कि लगभग 15-20 मिनट पहले यहाँ इस तरीके की वारदात हुई है और जिससे वार्ड नंबर 2 और 3 के लोगों में दहशत का माहौल है और ये वार्ड नंबर 2 और 3 का मुख्य मार्ग है और ये लगभग एक माह के अंदर दूसरी घटना है। इससे लगभग 15-20-25 दिन पहले इसी तरीके की दूसरी घटना हुई थी, उसमें कोई फायरिंग ना होने के बावजूद उसमें जिस व्यक्ति ने वारदात की थी उसने पिस्टल निकाल के दिखाए थे अपने लाई है। और इधर ये फायरिंग पहले यहाँ पर हुई है, तीन आगे भी है और तीन उससे आगे भी है। मैं तो ये सोचता हूँ पटके हैं, मुझे ये पता फायरिंग हो रही है, मुझे इतना क्या। पहले यहाँ पे एक फायरिंग, हम यहाँ खाट बिछा के बैठे थे अपने ताऊ जी के पास में और यहाँ से पहली फायर यहाँ पे हुई हमारे पास में ही और फिर आगे जाके हमारे एक भाई ने गाली दी, यहाँ से नो क्या कर रहे हो आप, गाली दी उनको और फिर उन्होंने आगे जाके कट्टा काट के फिर मैंने उधर जाके देखा, आगे जाके थोड़ा सा तो उसने कट्टा काटा, लोड करा और फिर इधर को हमारी तरफ को फायर करी। मैं पीछे हट गया उससे तो गोली सीधी हमारे पास निकली है। वो राउंड फायरिंग की होंगी? ये हुई 6 से 7। हाँ जी। कितने लोग थे? ये थे 9 लोग, 3 बाइक पे।
अब खबर रामनगर से है, जहां पर पंपापुरी क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा बनाए गए पार्क की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय लोगों ने पार्क में लगातार हो रही तोड़फोड़ असामाजिक गतिविधियों से तंग आकर रविवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं क्षेत्रवासियों की मांग है कि पार्क के मुख्य प्रवेश के द्वार पर तुरंत गेट लगाए जाए ताकि रात के समय अराजक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर से सटे पंपापुरी क्षेत्र में दर्जनों स्थानीय लोगों ने रविवार को पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए और इसमें बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल रहे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक पार्क के मुख्य द्वार पर गेट नहीं लगाया जाएगा वे पीछे नहीं हटेंगे। वार्ड के लोगों का यह भी कहना है कि यह पार्क स्थानीय जनता के उपयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ रात के समय असामाजिक तत्वों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। नशे में धुत युवक पार्क में घुसकर शराब पीते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं और साथ ही इसी रास्ते से होकर मनचले युवक कोसी नदी की ओर भी जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिससे क्षेत्र भर में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। इस मुद्दे पर पंपापुरी क्षेत्र के सभासद नवीन सुनेजा ने भी ग्रामीणों की मांग को जायज बताया है। नवीन सुनेजा, वार्ड नंबर 1, पंपापुरी क्षेत्र, भरतपुरी, दुर्गापुरी, लखनपुर सभी आता है। क्या मांगे? भूख हड़ताल पे हम बैठे हैं, हमें मजबूर किया गया है। मजबूर ये क्या है, ये डीएम जिलाधिकारी महोदय विगत वर्ष यहाँ आई थी, उन्होंने दौरा किया था, तो उन्हें लगा कि यहाँ लोगों के लिए पार्क, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, इस पार्क बनाया जाए। ये जगह जंगलात की है, जंगलात की जगह का यूटिलाइज किया जाए। तो उनके द्वारा पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वन विभाग द्वारा इसका टेंडर निकाला गया, नगर पालिका इसमें पैसा दे रही है और पार्क बन रहा है। लेकिन कुछ व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के चलते कुछ लोगों द्वारा इसमें बार बार अड़चने लगाई जा रही है, जैसे तार काटने का काम किया जा रहा है। परसों रात को शराब पी के यहाँ पे ईंटें फेंकी गई। उसके बाद हमने कहा डिपार्टमेंट ने यहाँ पे गेट लगा दिए, ये गेट यहाँ पे लग गया है, एक गेट वहाँ पे लगना है, हमने गेट लगा दीजिए। तो गेट लगाने में विभाग आनाकानी कर रहा है, आज लगाएंगे कल लगाएंगे, तब गेट लग जाएगा। तो यहाँ हमने वृक्षारोपण भी किया, हमने यहाँ परसों गायें आ रही हैं, देख रहे हैं हम, गायें हैं, सब है। हड़ताल पर बैठे मांग क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ पे एक जल्द पहले गेट लगे, जो इसमें अंदर लोग आ रहे हैं, अराजक तत्व आ रहे हैं, नीचे शराब पीने आ रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, उन पर रोक लगे। मेरा नाम शीला भंडारी। पूरा मामला यह है बेटा, हमारा ये साल भर से चल रहा है इसका जुगाड़। आज बनेगा कल बनेगा, कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है। हमारा काम पूरा ही नहीं होने दे रहे। हम क्या करें? हम तो यहाँ पर आज आखिरी समय हमारा हड़ताल शुरू कर दिया हमने आज से। अब जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या काम होना है? उन्हें पार्क बनना है, गेट लगाना है, पार्क पूरा करना है। यहाँ कोई उधर से तार काट दे रहा है, कोई वहां से अंदर ईंट आ रहे हैं उसको फेंक दे रहे हैं, कोई रात में यहाँ गाड़ियों को बाहर की गाड़ी आ रहे हैं वो यहाँ खड़ी कर दे रहे हैं। मतलब पार्क बनाने की मांग है आपकी? पार्क है हमारी, पार्क और कुछ नहीं है। मेरा नाम बसंती है, मैं यहाँ की जो सभासद हैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। ये जो पार्क बनाने का काम काफी समय से किया जा रहा है, काफी समय से यहाँ पंपापुर वासी हमारे सुई धागा परिवार इस काम को कि यह पार्क बने और हमारे बच्चे यहाँ खेलें, इसलिए ये काम करने के लिए एकजुट हुए हैं। और कुछ अराजक जो तत्व हैं वो क्या कर रहे हैं कि इस काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। कभी तो वो तार बाड़ की फेंसिंग को काटने का प्रयास किया गया है, कभी ईंटें फेंकी जा रही हैं और कभी कभी अचानक से यहाँ कई गाड़ियां खड़ी कर दी जा रही हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो फिर वो लड़ने पर उतारू हो जा रहे हैं। और ये पंपापुर की भोली भाली जनता है, हम लोग इस तरीके से लड़ाई नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने आज ये भूख हड़ताल की है। हमारी मांग इतनी ही है कि ये पार्क बने और सभी लोग यहाँ खेलें, बच्चे यहाँ खेलें, जितने बुजुर्ग हैं वो सब यहाँ घूमें, क्योंकि सड़क सुरक्षित नहीं। अब खबर देहरादून से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी देहरादून पहुंचे और जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से आवास पर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि मां की पूर्ति नहीं हो सकती, मैं दुख बांटने आया हूँ। आज अपने नरेश बंसल जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद हैं
उनकी माताजी श्रीमती पन्नो देवी जी हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा रूप होता है जिसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। माँ का आशीर्वाद सर से उठा है। परिवार में मैं दुख बटाने के लिए यहाँ पर आया था। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार को, रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि पन्नो देवी जी का जीवन, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से परिवार को आगे बढ़ाया है और परिवार में जो संस्कार दिए हैं अतुलनीय हैं। मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए उसको नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर कस्बे में मोहल्ले किले में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और जिसमें जमकर पथराव भी हुआ। तो वहीं आपको बताते चले कि क्षेत्र में तैनात की स्थिति देखकर मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया और जहां पर स्थिति संभाली गई। फिलहाल स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है। तो वहीं जानकारी के अनुसार मोहल्ला निवासी एक रिक्शा चालक अपने रिक्शे को लेकर मोहल्ले के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था कि वहां खड़े एक व्यक्ति से उसकी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी और फिर आपस में मारपीट भी हो गई। तो वहीं आपको बताते चले कि मारपीट के बाद दोनों ने वहां से जो है हटाया गया उन्हें। लेकिन आपको बताते चले कि शाम के समय दोनों पक्षों में काफी आमने सामने आ गए और जहां पर लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी फेंकना शुरू कर दिया और इस पथराव में दो राहगीर भी चोटिल हो गए हैं। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जहां दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया। तो वहीं इस विवाद के बाद मोहल्ले में पूरे तरीके से तनाव की स्थिति बन गई है। तो वहीं इस संबंध में सीओ मंगलोर विवेक कुमार का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के हैं। रिक्शा तेज चलने के कारण कुछ विवाद हुआ था। फिलहाल मामला शांत है। खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश मार्ग के 7 मोड़ पर एक यूटिलिटी वाहन पलट गया और जहां पर यह जो कारण बताया जा रहा है, इसमें आपको बता दें कि घायल महिला को ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मियों ने तत्काल उपचार के हेतु राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भिजवाया और जहां पर वाहन के पलटने के कारण उससे भरा तेल सड़क पर फैल गया और जिससे 2 पहिया वाहनों के सड़क पर फिसलने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने तत्काल फायर सर्विस को सूचित कर दमकल के वाहन को मौके पर बुलाया गया और जहां पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोककर सड़क पर जो गिरे हुए तेल था उसको पूरे तरीके से पानी से साफ कराया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। रुक जाओ फिर जाओ। रुक जाओ फिर जाओ। खबर देहरादून से है, जहां डेंगू को लेकर नगर निगम पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार डेंगू का जो पहला मामला है वो अप्रत्याशित रूप से अप्रैल में ही सामने आ गया था और अब तक प्रदेश में डेंगू के लगभग 150 से 200 मामले सामने आए हैं और जिसमें 50% अकेले देहरादून के ही हैं और शेष पहाड़ी जिलों के हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि पहले से फॉगिंग, जल भराव की निगरानी और डोर टू डोर सफाई व्यवस्था तेज कर दी गई है और जिसके चलते मामलों की संख्या नियंत्रण में है। तो वहीं जल भराव वाले इलाकों में डेंगू के लार्वा की अनुपस्थिति को उन्होंने एक सतर्कता संकेत बताया है और कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।